हम लोग चर्चा कर रहे हैं महासागरीय धाराओं पर। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी बेसिक कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पाते थे कि गर्म धारा का मतलब क्या होता है, ठंडी धारा क्या मतलब होता है। अगर इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप नहीं देखे हो तो पिछला वीडियो क्लास देख लीजिएगा। आज हम लोग जो बात करेंगे धाराओं की उत्पत्ति, यानी धाराएं बनती कैसे हैं, महासागर में क्यों एक धारा, महासागरीय धारा क्यों बनती है, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरी बात, आज का क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये एक अवधारणात्मक क्लास है। इसमें मैं 5 मंत्र आपको बताऊंगा और जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन, धाराओं का जो कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आराम से, मैं यहां तक दावा करता हूं कि क्लास 5th का एक बच्चा अगर इस क्लास के 5 मंत्रों को समझ ले तो वह भी बताने में सक्षम होगा कि विश्व में यहाँ पे कौन सी धारा चल रही है, ये गर्म है कि ठंडी है, होता क्या है। एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन आता है। और आपको बता ही दूं इंटरेस्टेड बात, जब हम लोग यूपीएससी देते थे तो यूपीएससी में हर साल लगभग क्वेश्चन एक आता ही था कि ये धारा गर्म है कि ठंडी है। अब 40-50 धाराएं, बच्चे सोचते थे यार कितना रटा जाए, तो क्या करते थे, 2 काम करते थे कि बाथरूम में चिट लगा देते थे, गर्म धाराएं ठंडी धाराएं, या दोस्तों से बोल देते थे कि यार 1 घंटे बाद बाथरूम में मिलेंगे। तो होता क्या था कि बाथरूम में आते थे, देख लेते थे कि वो धारा गर्म है ठंडी है, क्योंकि इतनी धाराएं लोगों को याद ही नहीं हो पाती थी। आज मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूं, जो मंत्र बताने जा रहा हूं, ट्रिक नहीं कहना, मंत्र है, वो कॉन्सेप्चुअल है, वो उससे आपको इस तरह का कोई भी इलीगल कार्य करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ 5 मिनट कंसंट्रेट होइए, 5 मंत्र बताऊंगा और आपको धाराएं जीवन भर नहीं भूलेंगी। आइए समझते हैं। देखिए, चंद्रा के 5 मंत्र धाराओं के लिए पर्याप्त होंगे। सबसे पहले समझिए, हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है। हमारी पृथ्वी, यह हमारी पृथ्वी, तो यह पृथ्वी किधर से किधर घूर्णन करती है, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है और घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी पृथ्वी इधर से इधर की ओर घूमती है, बहुत तेज, एंटी क्लॉकवाइज ये घूर्णन कर रही है। अब जब पृथ्वी घूर्णन करेगी तो 24 घंटे में एक चक्कर विषुवत रेखी क्षेत्र भी लगाता है और 24 घंटे में ये भी क्षेत्र लगाता है, 24 घंटे में ये भी क्षेत्र लगाता है, 24 घंटे में ये भी क्षेत्र लगाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है सर्किल अच्छा छोटे होते जा रहे हैं, तो 24 घंटे में यहां का व्यक्ति जितनी दूरी तय कर रहा है उतना ही दूरी क्या ये भी तय कर रहा है? नहीं, विषुवत रेखा सबसे बड़ा वृत्त है, तो 24 घंटे में यह सबसे ज्यादा दूरी तय कर रहा है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अंतर समझिएगा। यहां का जो एक, यहां पे कोई अगर घूम रहा होगा इस अक्षांश पे 24 घंटे में, तो वो मात्र कुछ ही किलोमीटर में एक चक्कर पूरा कर रहा होगा। तो इसको कहते हैं रेखीय गति और घूर्णन गति। तो घूर्णन का जो टाइम है सबका 24 घंटा है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा होगी। एंगुलर वेलोसिटी सभी जगह पे सेम है, क्योंकि 360 डिग्री तो सब घूम रहे हैं 24 घंटा में, लेकिन यहां पे रेखीय वेग सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पर होगा। इस बात को सभी लोग समझ रहे हो, या एक नॉर्मल शब्द में समझिए कि ये विषुवत रेखा का व्यक्ति 24 घंटा में बहुत बड़ा चक्कर लगाएगा और यहाँ का वेग 24 घंटा में बहुत कम चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब यहाँ का वेग बहुत ज्यादा है। और किस दिशा में जा रहा है? ये पश्चिम से पूर्व जा रहा है। अगर कोई बस बहुत तेजी से आगे बढ़ती है तो आप किधर जाते हैं? आप पीछे की तरफ जाते हैं, जड़त्व सिद्धांत के अनुसार। तो जब पृथ्वी बहुत तेज इधर की ओर घूम रही है तो पानी किधर भागेगा? इधर भागेगा। ये मेरा पहला मंत्र है, यानी कि विषुवत रेखी क्षेत्र में क्या करेगा? महासागरीय जल किधर से किधर जाएगा? पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, पूर्व से
पश्चिम की ओर जाता है। पूरे महासागर यहां पे, यहां का पानी किधर जाता है? पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। तो पहला मंत्र लिखिए। पहला मंत्र क्या है कि विषुवत रेखी क्षेत्र में अर्थ रोटेशन एंड ओरिजिन ऑफ करंट, यानी यहीं से करंट की उत्पत्ति होती है। बेसिक उत्पत्ति, प्रथम उत्पत्ति कहां? विषुवत रेखी क्षेत्र में होगी। यानी विषुवत रेखी क्षेत्र का, इसको पूरा लिख लीजिए, विषुवत रेखी क्षेत्र का जल पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। इसको लिख लीजिए। पहला मंत्र है कि विषुवत रेखी क्षेत्र का जो जल होता है पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। ये पूरा का पूरा जल यहां से इधर की ओर चलता है। समझते हुए चलिए, 5 ही मंत्र समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब देखिए, विषुवत रेखा तो एक लाइन है ना, विषुवत रेखा क्या है? एक लाइन है। अब ये इतना क्षेत्र का जल अगर इधर बह रहा है तो कुछ जल विषुवत रेखा के उत्तर में होगा और कुछ जल विषुवत रेखा के दक्षिण में होगा, क्योंकि लाइन पे तो कोई जल नहीं चलेगा, लाइन की कोई मोटाई नहीं होती है अगर गणित पढ़े होंगे तो जो भी चौड़ाई है, 100 किलोमीटर की चौड़ाई है तो 50 किलोमीटर उत्तर में होगा, 50 किलोमीटर दक्षिण में होगा। तो यहां पे एक लाइन और सब लाइन जोड़ लीजिएगा। मंत्र तो इतना ही है कि विषुवत रेखी क्षेत्र का जल पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है, लेकिन एक सब लाइन इसमें जोड़ लीजिएगा कि विषुवत रेखा के उत्तर में जो जल बह रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर, उसे उत्तरी विषुवत रेखी धारा कहते हैं। उत्तरी यानी ये जो जल है ये क्या है? उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। अब जो दक्षिण में बहेगा उसे दक्षिणी विषुवत रेखी धारा। 2 धाराएं समझ गए आप? पहले मंत्र से 2 धाराएं आप समझ गए। अब जिस महासागर में चलेगी उसका नाम साथ में जोड़ दीजिए। उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखी धारा अगर अटलांटिक में है, दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखी धारा, प्रशांत में है तो उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखी धारा, दक्षिण में है तो दक्षिणी प्रशांत विषुवत रेखी धारा। तो मतलब विषुवत रेखा के उत्तर में है तो उत्तरी विषुवत रेखी धारा, दक्षिण में है तो दक्षिणी। ये समझिए कि ये पूरा का पूरा धारा पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। मंत्र सिर्फ इतना है कि विषुवत रेखी क्षेत्र में धारा किधर से चलती है? पूर्व से पश्चिम, और इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन। अब आप कहेंगे घूर्णन तो पूरी पृथ्वी करती है, तो आप इसका आंसर क्या है? कॉन्सेप्ट है, मंत्र ऐसा नहीं कि रटना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि विषुवत रेखी क्षेत्र में लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग सबसे ज्यादा होता है, जिसे मैंने अभी समझाया। तो आशा करता हूं कि पहला मंत्र आपने लिख भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा, और इससे आप क्या समझ गए? 2 धाराएं भी समझ गए कि हर महासागर में एक उत्तरी विषुवत रेखी धारा चलेगी, एक दक्षिणी विषुवत रेखी धारा चलेगी। अब आइए दूसरे मंत्र पर। दूसरा मंत्र है कि इक्वेटोरियल करंट के साथ साथ एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट भी बनती है। काउंटर इक्वेटोरियल करंट क्या होती है भाई? आप हाई कोर्ट में एक केस दावा करते हैं तो दूसरी पार्टी उसका काउंटर देती है, यानी कि उसकी जो प्रतिक्रिया होती है। अब देखिए, जब आप ये विषुवत रेखी धारा यहां की इधर की तरफ बह रही है, इधर की तरफ बह रही है, तो क्या होगा? यहां पे आकर के ये टकराएगी, और जब टकराएगी तो कुछ पानी तो इधर बह जाएगा, कुछ पानी इधर बह जाएगा, और कुछ इसके बीच में वापस आएगा इधर की ओर। जो वापस आएगा वही काउंटर इक्वेटोरियल करंट होती है। यानी कि हर महासागर में धाराएं जब
पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही है, तो महाद्वीप से टकराएंगे इसके तट पे। तो जब यहां टकराएंगी तो क्या करेंगी, कुछ पानी उत्तरी गोलार्ध की ओर जाएगा, कुछ पानी दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाएगा, और इसके बीच में एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट विकसित होगी। दोनों धाराओं के बीच में अब विपरीत दिशा में चलती है। समझ में आ रही बात? ये दूसरा मंत्र है, लिखिए कि दोनों विषुवत रेखी धाराओं के मध्य में, दोनों विषुवत रेखी धाराओं के मध्य में एक प्रतिविषुवत रेखी धारा चलती है। प्रतिविषुवत, इसको इंग्लिश में काउंटर इक्वेटोरियल करंट, विषुवत रेखी धारा चलती है, जिसकी दिशा क्या होगी, जिसकी दिशा विषुवत रेखी धारा के विपरीत होगी, विषुवत रेखी धारा के विपरीत होगी। इसको मैं लिख इसलिए रहा हूं कि मंत्र देखिए होता क्या है। मंत्र बहुत ही ध्यान से, और ये पूर्णतः ग्राह्य करने की चीज है। उसको आधा अधूरा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो मंत्र पूरा का पूरा 5 ही मंत्र हैं, तो पूरा अच्छे से लिखते चलिए। अब इस बात को समझ चुके होंगे, इसको ये समझिए, पहले मैप से अगर समझाऊं, ये देखिए यहां पे अच्छा समझ में आएगी बात। जब ये विषुवत रेखी धाराएं आएंगी तो क्या होंगी, यहां पे जब टकराएंगी तो कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ पानी इधर चला जाएगा, लेकिन कुछ जल इसके बीच में वापस आएगा, ऐसे ऐसे वापस जाएगा। ये जो वापस जाएगा वही प्रतिविषुवत रेखी धारा है। आप जिसे कमरा धुलते हैं, ऐसे मारते हैं बाल्टी छाप से पानी, तो कुछ पानी दीवार के इधर जाता है, कुछ पानी इधर जाता है, कुछ वापस आता है। अब एक बात और समझिए, जो वापस आ रहा है इसके बीच में आ रहा है, तो ये प्रतिक्रिया स्वरूप टकरा के आ रहा है। तो जितना वेग यहां से जाते समय होगा, जैसे जैसे ये पूरब की ओर जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, ये कम होता जाएगा। कभी कभी अटलांटिक महासागर में तो वहां तक पहुंच भी जाता है। प्रशांत महासागर इतना बड़ा है कि ये यहाँ पे जनरेट होता है, तो यहां तक आते आते यहाँ जनरेट होता है। यहाँ पे विषुवत रेखी धाराएं आई, यहाँ पर कुछ धारा इधर चली गई, कुछ धारा इधर। जो प्रतिविषुवत रेखी धारा बनी वो पूरा पूरब तक आ ही नहीं पाती, बीच में समाप्त हो जाती है। और आपको बताएं, जिस दिन एल नीनो पढ़ाऊंगा इसी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रतिविषुवत रेखी धारा जो यहां पे समाप्त हो जा रही है, यही जब यहां तक जाने लगेगी तो एल नीनो की उत्पत्ति हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये जान लीजिए कि एल नीनो भी बहुत अच्छे से लोगों को समझ में नहीं आता है। आपको अगर ये सारी चीजें बहुत रुचिकर लग रही हों और बहुत अच्छे से समझ में आ रही हों, तो प्लीज आप इसको लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और जिस भी सब विषय पे, भूगोल के जिस विषय पे भी आपको चीजें समझ में नहीं आती हूं, रटिएगा मत, आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, मैं उस पर आपसे लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बस आपसे अपेक्षा ये है कि प्लीज आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे ये एल्गोरिदम, यूट्यूब क्या देता है, एक एल्गोरिदम लेता है। जब आप बहुत ज्यादा लाइक करेंगे, बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे एल्गोरिदम में ऊपर ला देगा, तो मेरी बातें अधिक लोगों तक पहुंचने लगेंगी, तो मुझे भी क्या मिलेगा, उत्साह मिलेगा। तो अगर आपको सही में फील होता है कि यार एक अच्छी चीज और एक कॉन्सेप्चुअल चीज मिल रही है, आईएएस के टीचर के थ्रू मिल रही है, एक अनुभवी शिक्षक के से मिल रही है, जिसने 35 सालों तक पढ़ करके वो अनुभव प्राप्त किया, और वो आपको तक पहुंच रही है, तो कृपया दूसरों तक पहुंचाएं और मुझे उत्साहित करने के लिए लाइक और शेयर जरूर करें।
तो आइए यहां पे आते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई कि बहुत अधिक पानी किधर घूम जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में, बहुत अधिक पानी दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन जो शेष बचेगा वो दोनों धाराओं के बीच में वापस जाएगा। यही प्रतिविषुवत रेखी धारा है। इसी को मैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट दूसरा मंत्र है कि यानी दोनों विषुवत रेखी धाराओं के बीच में एक प्रतिविषुवत रेखी धारा चलती है जिसकी दिशा विषुवत रेखी धारा के विपरीत होती है। दूसरी चीज, महासागरों के पश्चिमी भाग में यह प्रभावी होती है और पूर्वी भाग जैसे जैसे पूर्व की ओर जाती है ये कमजोर होती जाती है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। और दूसरी बात कि यहीं पे ये बात समझ लीजिएगा दूसरे मन में ही कि यहां से कुछ पानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ मुड़ गया और कुछ पानी दक्षिणी। अब आइए तीसरा मंत्र आपको समझाते हैं। बस थोड़ा सा और है, 2 3 5 मंत्र हैं। 2 मंत्र आप समझ चुके हैं जो बेसिक उत्पत्ति से संबंधित थे। अब देखिए तीसरा मंत्र क्या है। तीसरा मंत्र है कि उत्तरी जो विषुवत रेखी क्षेत्र में धाराएं आई थी तो उत्तरी भाग में कुछ मुड़ गई, कुछ दक्षिणी भाग में मुड़ गई। आप यहीं पर एक शब्द भूगोल में एक कॉन्सेप्ट है कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स क्या है? एक विक्षेपक बल है। ये डाइवर्ट करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है। कोई भी मूविंग चीज है उसके ऊपर एक बल लगाता है और उसको अपनी दिशा से विक्षेपित करता है। तो विक्षेपक बल जो कोरियालिस फोर्स है उत्तरी गोलार्ध में किसी भी मूविंग चीज को दाहिनी ओर विक्षेपित करता है और दक्षिणी गोलार्ध में उसको बाएं ऐसे धकेलता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे जा रहा हूं तो उत्तरी गोलार्ध में जाऊंगा तो मुझे दाहिनी ओर ऐसे ढकेलेगा। कभी नदी में तैरे हैं आप? जैसे ये नदी है, नदी है ये, इसमें पानी बह रहा है। इसमें क्या बह रहा है? थोड़ा सा कोरियालिस फोर्स को भी समझ लीजिए। ये नदी है, इसमें पानी बह रहा है, इधर की तरफ पानी बहुत तेज बह रहा है। अब आप यहां चले गए तैरने। अब आप चाहते हैं यहां से तैर करके यहां जाना चाहते हैं इधर की तरफ। अब बहुत अच्छे तैराक हैं आप, और जब आप ऐसे तैरेंगे तो पानिया आपको किधर ढकेलेगा? उधर की ओर। तो वास्तव में आप जाएंगे इधर ऐसे, इस पे आप चलेंगे किधर? सीधा नहीं चल पाएंगे। जाना चाह रहे हैं इधर, लेकिन जाएंगे किधर? आप इधर जाएंगे। अब इधर जो जाएंगे यानी ये दाहिनी तरफ विक्षेपित कर रहा है। ऐसे ही पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक विक्षेपक बल उत्पन्न होता है, कोरियालिस बल, जिस पे कभी हम चर्चा करेंगे बहुत विस्तार से। पवन में इसका बहुत उपयोग है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल पवन को यह विक्षेपित करता है। आप जानिए पृथ्वी पे कुछ भी मूव करेगी हॉरिजॉन्टली तो उसको ये विक्षेपित करेगा। आगे चल के जेट स्ट्रीम बताऊंगा, उसको विक्षेपित करेगा, यहां धाराओं को विक्षेपित करेगा। तो कोरियालिस बल किधर विक्षेपित करता है? उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। अब देखिए जो पानी इधर की तरफ आया है उसको दाहिनी ओर घुमाते 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 दाहिनी घुमाते जाएगा, ऐसे इसे घुमाएगा इसे। तो पहला मंत्र क्या लिखिए कि उत्तरी गोलार्ध में धाराएं कैसे चलती हैं? ऐसे घड़ी की सुई दिशा में धाराएं क्लॉकवाइज चलती हैं। क्यों चलती हैं? कोरियालिस फोर्स के कारण, क्योंकि कोरियालिस फोर्स दाहिनी ओर घुमाता जाता है। और इसी फोर्स के कारण दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घुमाएगा तो धाराएं कैसे चलने लगेंगी? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चलने लगेंगी। तो यही जोड़ दीजिए, तथा दक्षिणी गोलार्ध में धाराएं एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा पांचों मंत्र को। अब समझ गए? यानी उत्तरी गोलार्ध में धाराएं कैसे चलेंगी? क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। हर महासागर में, प्रशांत महासागर में भी ऐसे चलेंगी।
दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे चलेंगी, हिंद महासागर में भी दक्षिण में ऐसे चलेंगी। यानी कि धाराएं कैसे चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। तीसरा मंत्र भी समझ में आ गया कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट। अब आप क्या है कि अब आप समझ गए कि किस जगह पे धारा किधर चलेगी। चाहे बहुत छोटा सा बच्चा हो, कक्षा 5 का बच्चा हो, अगर उसे विश्व का मैप ला देंगे तो बताएगा भैया धारा यहाँ पे विषुवत रेखा पे पूर्व से पश्चिम चलेगी और उत्तरी गोलार्ध में ई से चलेगी, दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे चलेगी। अगर वो ब्राजील के तट पे जाएगा तो कहेगा भाई धारा की दिशा ये होनी चाहिए। यहाँ पे छोटा सा बच्चा भी बता देगा इस कॉन्सेप्ट से। जाएगा वो कहेगा ब्राजील के बगल में धारा ऐसे चलेगी, यहाँ पे धारा ऐसे चलेगी। तो दिशा तो सबको समझ में आ गई होगी। अब बस 2 मिनट होल्ड करिए, धारा का तापमान बता दें कि ये जो धारा यहाँ चल रही है ऑटोमेटिक आप बताएंगे कि गर्म है कि ठंडी है। आइए देखिए। अब चौथा मंत्र है डायरेक्शन ऑफ करंट एंड टेम्परेचर। अब देखिए थोड़ा सा और समझिए कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो पानी होगा वो गर्म होगा कि ठंडा होगा। बट नेचुरल है, यहाँ गर्मी अधिक है तो यहाँ गर्म होगा। और ध्रुवीय क्षेत्र में जो पानी होगा वो कैसा होगा, ये ठंडा होगा। तो जो पानी विषुवत रेखा से जाएगा वो कैसा होगा, भाई गर्म पानी है तो गर्म होगा। अगर कोई पानी ध्रुवों से आ रहा है तो ठंडा होगा। तो सिंपल सा चौथा मंत्र लिखिए कि यदि धारा की दिशा ध्रुव की ओर है, ध्रुव की ओर धारा की दिशा ध्रुव की ओर है तो धारा कैसी होगी, तब धारा गर्म होगी। अगर धारा की दिशा ध्रुव की ओर है तो धारा कैसी होगी, गर्म। और यदि धारा की दिशा विषुवत रेखा की ओर है, विषुवत रेखा की ओर है तो धारा कैसी होगी, ठंडी होगी भाई। सिर्फ चाहे वो विषुवत रेखा तक पहुंचे चाहे ना पहुंचे, अगर दिशा विषुवत रेखा की ओर है तो वो धारा कैसी होगी, ठंडी होगी। अगर उसकी दिशा ध्रुव की ओर है तो धारा कैसी होगी, गर्म होगी। अब देख लीजिए ध्यान से, अगर देखिए इस मैप पे आप पहले तीनों मंत्र से तो ये समझ गए कि उत्तरी गोलार्ध में धारा है क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में धारा है एंटी क्लॉकवाइज। तो छोटा बच्चा एक लेमैन भी समझ जाएगा कि यहाँ धारा की दिशा किधर है, इधर है। किधर है, ध्रुव की ओर है। तो मैंने क्या बताया कि यह ध्रुव की ओर होगी तो धारा कैसी होगी, गर्म होगी। फिर ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए जब यहां आएगी तो धारा की दिशा किधर हो गई, विषुवत रेखा, तो ये धारा कैसी होगी, ठंडी होगी। अब एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि यहाँ पे धारा कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी। तो यहाँ धारा की दिशा विषुवत, ये ठंडी। फिर यहाँ धारा की दिशा विषुवत रेखा, ये ठंडी। समझ रहे हैं। तो धारा की दिशा आप समझ गए। धारा की दिशा जब देख लेंगे तो धारा की दिशा के आधार पर उसका टेम्परेचर भी बता देंगे। कहीं का भी यहां पे गल्फ स्ट्रीम चल रही है, कैसी होगी, गर्म होगी। यहां पे लेब्राडोर धारा चल रही है, कैसी होगी, ये धारा ठंडी होगी। ये धारा कैसी है, ठंडी होगी। ग्रीनलैंड करंट है। तो कहीं भी धारा की दिशा इधर की इधर है, बस आपको ये देखना धारा की दिशा, चाहे वो विषुवत रेखा तक ना पहुंचे कोई समस्या नहीं। धारा की दिशा विषुवत रेखा की ओर है तो ठंडी, धारा की दिशा अगर ध्रुव की ओर है तो गर्म। चौथा मंत्र समझ में आ गया। अब आप इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि कहीं पे भी कौन सी धारा चल रही है, उसकी दिशा क्या है, वो गर्म है कि ठंडी है। बस पांचवा मंत्र और अंतिम मंत्र ये है कि अब बच्चा पैदा हो गया है, बच्चा का नामकरण कर दिया जाए। यानी कि धाराओं का कैसे नामकरण होता है।
सिंपल सी बात। जहां धारा बह रही है उसी स्थान के आधार पे उसका नाम कर देते हैं। अगर वो ब्राजील के बगल में बह रही है तो ब्राजीलियन करेंगे, अगर फ्लोरिडा के बगल में बह रही है फ्लोरिडा धारा, अगर गल्फ ऑफ मैक्सिको से बह रही है तो गल्फ करेंट, अगर वो पेरू तट पे बह रही है तो पेरू धारा, अगर वो कैलिफोर्निया के पास बह रही है तो कैलिफोर्निया धारा। आप ये समझ चुके हैं कि धारा कहां चल रही है और वो धारा का नाम क्या होगा। यानी कि यहां पे ब्राजील धारा, यहां पे बेंगुला धारा, यहां पे गल्फ स्ट्रीम धारा, यहां कनारी धारा, जो जहां चल रही है वहां पे उसी का नाम रहती है। कॉन्सेप्ट पांचों मंत्र से एक छोटा सा बच्चा, एक लेमैन जो भूगोल बारे में कुछ नहीं जानता है, विश्व का नक्शा देखे तो वो नक्शे में महासागर में बता देगा कि भाई विषुवत रेखी क्षेत्र में कैसी धारा चलेगी। पांचों मंत्र के आधार पे वो बता देगा कि यहाँ पे धारा किधर जाएगी, वो गर्म होगी कि ठंडी होगी, और यदि उस जगह का उसे नाम पता है तो वो आराम से बता देगा कि ये धारा कौन सी है, ये गर्म है कि ठंडी है। तो मैं समझता हूं कि ये पांचों मंत्रों को आप स्पष्ट ढंग से अगर समझे होंगे तो आप धारा को बहुत आराम से, यदि आप विश्व मैप में एक बार धाराओं को देख लें, एक विश्व मैप बना लीजिए, ट्रिक बता दे रहे हैं, और सब धारा बना दीजिए। फ्लोरिडा के बगल में फ्लोरिडा धारा, एंटिलीज द्वीपों के बगल में एंटिलीज धारा, कनारी के बगल में कनारी धारा, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि धाराएं यहां ऐसे चलेंगी, धाराएं यहां ऐसे चलेंगी, धाराएं यहां पे ऐसे चलेंगी। अब एक बात आइए, यहीं पे मुझे एक बहुत अच्छी बात, ये इंडियन ओशन है, यहीं से संबंधित एक बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। बात धाराओं की चल रही है, एक नहीं दो गौरवान्वित करने वाली बात है कि विश्व में 5 महासागर है और उन पांचों महासागर में, महासागर बहुत बड़ी चीज होती है, महाद्वीप महासागर, ये किसी देश उसके नाम पर नहीं है, ये प्राकृतिक बहुत बड़ी चीज है। और विश्व में सिर्फ एक महासागर है जो किसी एक देश के नाम पर है, और गर्व की बात वो हमारा देश है, हिंद महासागर। यहां पे हिंद महासागर सिर्फ पूरे विश्व में एक महासागर है जो किसी देश के नाम पर है। इसका मतलब कि उस देश का इतना महत्व रहा होगा, वो देश बहुत महत्वपूर्ण होगा जिसके नाम पर महासागर बना। और धारा की बात चल रही है तो आपको एक बड़ा ही ये कह सकते हैं चर्चित तो नहीं है, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, इसलिए आप अगर पढ़ाई का माहौल अपने लिए चारों ओर क्रिएट करना चाहते हैं तो लोगों से एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि विश्व में ऐसी कौन सी धारा है जो वर्ष में 6 महीने एक दिशा में चलती है और 6 महीने ठीक विपरीत दिशा में, दिशा ही बदल देती है, अपना एकदम विपरीत दिशा में चलने लगती है। इसका उत्तर है सोमालिया धारा। यहां पे एक धारा है सोमालिया करंट, ये 6 महीने इधर चलती है तो 6 महीने पूरा दिशा इसकी पलट जाती है। इस नक्शे में देखिए, ये देखिए, ये है सोमालिया करंट, ये है सोमालिया करंट। ये 6 महीने इधर बहेगी और 6 महीने इधर बनेगी। जब इंडियन ओशन की करंट बताएंगे तो कारण भी बता देंगे। तो पूरे विश्व में यही एक मात्र ऐसी धारा है जो साल भर में एक दिशा में और फिर 6 महीना दूसरी दिशा में, ठीक विपरीत दिशा में बहने लगती है। तो ये बड़ा रुचिकर प्रश्न है और एक गौरवान्वित करने की बात वो हमारे ही महासागर में, हिंद महासागर में है। तो खैर ये पांचों मंत्र से अलग बात थी, लेकिन इस तरह के बहुत ही रुचिकर कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि इन 5 मंत्रों से आप अगर पांचों मंत्र एकदम लिख लिख करके और समझ करके पढ़े होंगे तो एक छोटा सा बच्चा, क्लास 5th का भी बच्चा, मैं तो ये दावा करता हूं एक लेमैन जो पढ़ना छोड़ चुका हो, वो भी विश्व के किसी भी जगह पे कौन सी धारा बह रही है और वो गर्म है कि ठंडी होगी और उसका नाम क्या है, वो बहुत आसानी से बता सकता है। तो इस तरह से, इस तरह के कॉन्सेप्ट को
जानने के लिए, देखिए इस तरह के कॉन्सेप्ट बनाने में वर्षों लगता है, बहुत अनुभव लगता है। तो मैं 35 सालों का शिक्षण का अनुभव का निचोड़ दे रहा हूं। तो देखिए, अगर इस तरह की चीजें आपको उपयोगी लगती हैं, रुचिकर लगती हैं, आवश्यक लगती हैं, तो प्लीज प्लीज इसे शेयर भी करें, कमेंट भी करें, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और ताकि मैं इसी तरह की नई वीडियो और नए ज्ञान आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।